मिर्ज़ा गयास बेग ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बेटी को वो पैदा होने के बाद कंधार के रेगिस्तान में छोड़ना चाहते थे वह आगे चलकर मुग़ल सल्तनत की सबसे ताकतवर महिला बनेगी। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जानते हैं मिर्ज़ा गयास बेग उर्फ इत्मादुद्दौला के बारे में। मिर्ज़ा गयास बेग तेहरान के बहुत ही प्रसिद्ध वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद शरीफ के सबसे छोटे बेटे थे। ख्वाजा मोहम्मद शरीफ वही व्यक्ति हैं जो अपनी कविताएं हिजरी के नाम से लिखते थे। बहरहाल 1577 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और तब मिर्ज़ा गयास बेग सीधे अर्श से फर्श पर आ गए। इनको मिलने वाली सारी राजसी ऐशो आराम बंद हो गए और अपने दिन ये मुफलसी में बिताने लगे। और तभी इन्होंने एक डिसीज़न लिया कि ईरान को छोड़ के हिंदुस्तान का रुख किया जाए, जैसा आज भी होता है नौकरी की तलाश में। वो कहते हैं ना कि जब वक्त ख़राब हो तो आपके हिसाब से कुछ नहीं होता। वैसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। जैसे ही ये ईरान छोड़ के अफ़गानिस्तान पहुँचे तो इन्हें रास्ते में लूट लिया गया और जो इनके पास रही सही दौलत थी वह भी गई। अब इनके पास ले दे के 2 खच्चर ही बचे। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट बीवी और 3 बच्चे और 2 खच्चरों के साथ इन्होंने अपना रास्ता या सफ़र कैसे तय किया होगा। वो कहते हैं ना कि जब आपके पास खोने को कुछ ना हो तो उसके बाद आपके पास बस पाने को ही रह जाता है। वैसा ही कुछ मिर्ज़ा गयास बेग के साथ भी हुआ। कंधार पहुँचते पहुँचते इनकी बीवी ने दूसरी बेटी को जन्म दिया और उस समय हालात ये थे कि इनके पास बच्चे को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं थे। तो इन्होंने फैसला लिया कि इस बच्चे को हम कंधार के रेगिस्तान में ही छोड़ के चले जाते हैं। ठीक उसी वक्त मलिक मसूद नाम का व्यापारी गुजर रहा था अपने कारवां के साथ। उसने जब इस परिवार को देखा तो उसे दया आ गई और उस बच्ची के लिए दूध का इंतज़ाम किया और इनको समझाया भी कि ऐसा ना करें। उस किस्से के बाद मिर्ज़ा गयास बेग और मलिक मसूद की दोस्ती हो गई और ये मलिक मसूद ही थे जिन्होंने मिर्ज़ा गयास बेग की अकबर के दरबार आगरा में नौकरी लगवाई। और शायद मिर्ज़ा गयास बेग को भी महसूस हुआ होगा कि ये बच्चा मेरे लिए अच्छी किस्मत लाया है, तो उस बच्चे का नाम उन्होंने रखा मेहरुनिसा। दिन बीतते गए और मिर्ज़ा गयास बेग मुग़ल दरबार में एक अच्छे ओहदे पे आ गए। फिर 1607 ईस्वी में इनकी ज़िंदगी में एक और टर्न अराउंड आया जब इन पे 50,000 रुपये के गबन का इल्ज़ाम लगा। इनकी सारी अथॉरिटी छीन ली गई और इनका रैंक भी गिरा दिया गया। पर जल्द ही सब ठीक हो गया और सन 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा का निकाह जहांगीर के साथ हुआ। मेहरुनिसा आगे चलकर नूरजहां बनी, जो उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर महिला थी। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मिर्ज़ा गयास बेग को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जिस बेटी को दूध पिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे वह आगे चलकर दुनिया की सबसे ताकतवर महिला बनेगी। नूरजहां जहांगीर की 20वीं और आखिरी बीवी थी। क्योंकि ये परिवार पढ़े लिखे और सम्मानजनक परिवारों में से था
तो इसलिए इन्होंने कभी भी अपनी बेटी की एजुकेशन में कमी आने नहीं दी। तो मेहरुनिसा को उस समय आर्ट, म्यूज़िक, डांस और सभी भाषाओं की तालीम प्राप्त थी। इनकी जो बेगम थी अस्मत बेगम, वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट रोल अदा करती हैं इंडियन हिस्ट्री में। ये अस्मत बेगम ही थी जिन्होंने हिंदुस्तान में इत्र का इजाद किया। जी हाँ, आपने सही सुना, अस्मत बेगम की ही देन है। उनके पास जो टेक्निक्स थी जो वो ईरान से लेके आई, उन्होंने हिंदुस्तान में इसको बखूबी अपनाया और इत्र का इजाद इन्होंने ही किया था। मिर्ज़ा गियास बेग आगे चलकर काबुल के दीवान नियुक्त हुए और इनके डिप्लोमेटिक स्किल्स को देख के ही इनको इमादुद्दौला का टाइटल नवाजा गया। दोनों ही मियाँ बीवी में काफ़ी प्रेम था। तो जब अक्टूबर 1621 को अस्मत बेगम का निधन होता है, तो उसके लगभग 3 महीने के बाद जनवरी 1622 को मिर्ज़ा गियास बेग का भी निधन हो जाता है। 1628 में इनका मकबरा बनके तैयार होता है, जिसको कि खुद इनकी बेटी मेहरुनिसा या नूरजहां ने बनवाया था। ये मकबरे में 4 पिलर्स का ही डिज़ाइन था जो आगे चलकर ताजमहल में भी यूज़ हुआ, जो शाहजहां ने अपनी बेगम और मेहरुनिसा की भतीजी मुमताज़ महल की याद में बनवाया। तो ये जो डिज़ाइन था इत्मादुद्दौला का, ताजमहल कुछ हद तक जो 4 पिलर्स का कंसेप्ट था वो उसी में ही कॉपी किया गया। बहरहाल जो लोकल लोग हैं आगरा के, वह आज भी इसको छोटा ताजमहल के नाम से ही जानते हैं। तो ये थी कहानी मिर्ज़ा गियास बेग उर्फ इत्मादुद्दौला की। तो पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।